अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी थी सेल्स टेरिटरी मैनेजमेंट की। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना था कि सेल्स टेरिटरी प्लान जो है उसके अंदर हमने किन किन पॉइंट्स को देखना होता है। सबसे पहले कोई भी मार्केटिंग प्लान हो, जनरली जब हम देखते हैं तो हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसमें जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो सेल्स टेरिटरी प्लान के अंदर भी आप अपने कस्टमर्स को देख रहे होते हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि आपने किन लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचानी हैं और कौन आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप डील करेंगे, तो आपकी जो सेल्स अप्रोच है या सेल्स कॉल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है, आपने डिफ़ाइन करनी होती है अपनी मार्केट, जहाँ पे आपने बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस रन करवाना है, एनालाइज करना होता है और सेगमेंट करना होता है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। जब हम सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं मार्केटिंग के अंदर जनरली, तो हम किन बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को सेगमेंट करते हैं या डिवाइड करते हैं, वो होता है उनके डेमोग्राफिक्स यानी कि पॉपुलेशन बेस के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल की बेस के ऊपर, उनके बिहेवियरल यानी कि कुछ अप्रोचेज़ हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो गई, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गई, साइकोग्राफिक हो गई, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन हो गई। लेकिन अगर हम सेल्स टेरिटरी प्लान की बात करें तो इसमें हम जो कस्टमर्स को सेगमेंट कर रहे होते हैं वो किस तरह कर रहे होते हैं कि किस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। मतलब अगर आप फार्मास्यूटिकल्स में हैं तो आप उसी इंडस्ट्री में उसी तरह के क्लाइंट्स को देखेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मतलब फूड के हैं या किसी और लेदर मेकिंग के हैं, शूज़ के हैं, जिस तरह की भी आइटम होगी आप उस तरह की इंडस्ट्री में देख रहे होंगे। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से आप सेगमेंट करते हैं, क्योंकि आप टेरिटरीज़ की बात करें तो लोकेशन उसमें बहुत मैटर करती है कि आप लामा इकबाल टाउन के एरिया को देख रहे हैं, समनाबाद के एरिया को देख रहे हैं या गुलबर्ग साइड पे आप देख रहे हैं। तो परचेज़ हिस्ट्री के हिसाब से आप देखते हैं कि पहले भी यहाँ पर हमारी ये सेल्स टेरिटरी प्लानिंग की कैंपेन चली थी, वहाँ पर क्या रिजल्ट्स थे, किस तरह के लोग थे जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे और अब किस तरह के लोग किस तरह के कैपेबल लोगों को हमें यहाँ पे एलोकेट करना है। परचेज़ हिस्ट्री, कितनी सेल्स जनरेट हुई थी, क्या सेल्स वॉल्यूम था, कितना टाइम लगा था, ये सारी चीज़ें भी देखी जा रही होती हैं। और भी जो फैक्टर्स हैं रेलिवेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो देखे जा रहे होते हैं कि न्यू शॉप्स तो नहीं ओपन हुई, कोई क्लाइंट्स नए तो नहीं आए, इंडस्ट्री के अंदर कोई न्यू एंट्रेंट्स, मतलब जो आपकी पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है वो इसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहा होता है ना। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अपना होमवर्क कर रही होती हैं, डिफ़ाइन करते हैं मार्केट को, एनालाइज और सेगमेंट कर रहे होते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना होता है कि आपके टॉप कस्टमर्स कौन से हैं, प्रोस्पेक्ट्स कौन से हैं और लीड्स कौन से हैं। मतलब कौन जो हैं वो आपके इजी कस्टमर्स हैं जिनको बस आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और वो आपको आपकी तरफ परचेजिंग की तरफ आ जाएंगे। कुछ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें सैम्पल्स भिजवाने पड़ेंगे, उनको मतलब टेस्ट करवाना पड़ेगा, टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर आएंगे। और कौन जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये कस्टमर्स को 3 ग्रुप्स में इस तरह उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। The first group should be your best customers or the ones who require little effort. This is followed by the second group of customers, sorry, the ones who require a bit more work, but only those you are confident, मतलब आपको यकीन होता है कि इन पे हम थोड़ा सा काम करेंगे लेकिन ये कन्विंस हो जाएंगे, ये हमारे उसमें सेल्स उसमें आ जाएंगे, सेल्स नेट में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब फिर वो जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपको सेटिस्फाई कर देता है, हाँ ठीक है, इन पे जो मेहनत की गई थी वो ठीक है। फिर जो थर्ड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो बिल्कुल आपके न्यू कस्टमर्स हैं या वो कंपैटिटर की तरफ थे पहले और अब आप उनको अपनी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, तो ये सारा कुछ इसमें मैटर करता है। विद दीज ग्रुप्स फॉर्म यू कैन डिसाइड हाउ टू बेस्ट यूज़ योर रिसोर्सेज। अब क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और आपको उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए अपना बेस्ट देना होता है, क्योंकि हम लोग सेल्स प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके अंदर तो यही है ना कि आपने एफिशिएंट और इफेक्टिव वे के अंदर ही अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है और अपना गोल अचीव करना है। To discover what key trends are in your geography or market, look over the sales data that is already been collected. आप सेल्स डाटा के थ्रू हेल्प लेते हैं, आप रिसर्च के थ्रू हेल्प लेते हैं, आप एनालाइज करते हैं डाटा को ताकि आप टेरिटरीज़ को मतलब आइडेंटिफाई कर सकें, जहाँ पर आप देखते हैं या जहाँ पर आपकी जो रिसर्च टीम है वो देख रही होती है कि यहाँ से हमें ग्रोथ मिलेगी, यहाँ से हमारी सेल्स इंक्रीज़ होंगी और ये हमारी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये आपका जो सारा मैनेजमेंट टीम होती है मार्केटिंग और सेल्स के अंदर, वो बैठ के ये सब
काम कर रहे होते हैं। फिर हम एग्जिस्टिंग सेल्स डाटा को भी इस्तेमाल करते हैं जो कि लास्ट ईयर हमने कलेक्ट किया होता है या हमारे पास उनकी सेल्स आई होती हैं, ताकि हम बाइंग पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देख सकें। और कुछ एडिशनल रिसर्च भी करनी पड़ती है क्योंकि आपके ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आपकी जो इकोनॉमी है वहाँ पे न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस को उसके अंदर एडजस्ट करते हुए अपनी न्यू स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना होता है, ठीक है, ताकि आपकी सेल्स में इंक्रीज़ ही आए, ऐसा ना हो कि वो डिक्रीज़ की तरफ चली जाए। इस सब से हम लोग क्या लर्न कर रहे होते हैं कि कब हम लोगों ने कस्टमर्स को रीच करना है, वो कब होंगे। मतलब आपने एक चीज़ लेट्स सपोज कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आ जाती है, लाइक एप्पल की हम बात करते हैं, एप्पल आईफोन आता है, उसकी कैंपेन इतना पहले से एडवर्टीज़मेंट की कैंपेन पहले से स्टार्ट हो जाती है, या जो उसके जो सेल्स टीम है वो जो ऐसे उनके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं या लीड्स हैं वो उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको बताना शुरू कर देते हैं फ़ीचर्स कि अगर आप परचेस करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, बाहर से हम इसको इंपोर्ट करेंगे और इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। मतलब वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट फ़ीचर्स बता रहे होते हैं जो भी बेस्ट सूट करे। अब ऐसा नहीं है कि 2 साल पुराना हो गया वही एप्पल का फ़ोन, तो वो लोग जो पहले से कन्विंस्ड हैं वो चेंज करना चाह रहे हैं तो वो दोबारा से वही प्रोडक्ट ख़रीद लेंगे, नहीं। आपने ये भी देखना होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, दूसरे जो आपके कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं वो भी कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करते रह रहे होते हैं, ताकि वो कहीं दूसरे के कस्टमर्स में से वो अपना चंक बाहर निकाल सकें। तो ये एक रेस लगी हुई है, हर कोई आगे आने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करता है, तो आपको बेस्ट पॉसिबली उसको देखना होता है और साथ अपनी स्ट्रैटेजीज़ को मेक करना होता है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करवाने का क्या मकसद होता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें, और क्योंकि वो आपके रिसोर्सेज हैं, और उससे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को मीट करें, ठीक है। अब स्वॉट एनालिसिस में क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, ये बहुत दफ़ा हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं इन मैनेजमेंट, इन अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस इज अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स अगर आपकी किसी चीज़ में स्ट्रेंथ है तो आप उस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपके पास ह्यूमन लेबर ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी चीज़ को, अपने मैसेज को कन्वे करवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज कम हैं तो आपके लिए चीज़ों को पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स तभी पॉसिबल हैं जब आपके पास कुछ हो, बैकअप पे कोई चीज़ आपके पास मौजूद हो। तो स्ट्रेंथ्स आपको क्या बताती हैं, थिंग्स द कंपनी डज़ रियली वेल, मतलब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसमें से कुछ क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो सकते हैं जो कि उनको एडवांटेज देते हैं ओवर द कंपटीशन, और वो एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने आते हैं। इंटरनल रिसोर्सेज सच एज डेडिकेटेड एंड नॉलेजेबल स्टाफ, इंटरनल रिसोर्सेज में आता है कि आपके पास बहुत अच्छा स्पेशलाइज्ड स्टाफ अवेलेबल है, और एसेट्स जिस तरह का कैपिटल आपके पास बहुत अच्छा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ यानी कि कॉपीराइट्स और ये सब चीज़ें आप लोगों ने परचेज़ की हुई हैं जो आपकी कंपनी की वर्थ को और गुडविल को इंक्रीज़ कर रही हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ्स में आ जाती हैं चीज़ें। फिर अगर हम बात करें वीकनेसेस की, तो थिंग्स द कंपनी लैक्स, थिंग्स द कंपनी कंपटीशन डज बेटर, मतलब आपके पास आप चीज़ तो है, आप ऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपका कंपेटिटर है वो ज़्यादा अच्छा उस चीज़ में परफॉर्म कर रहा है। अगर हम कोक की बात करें तो कोक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है, उसका कंपेटिटर्स तो हैं लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते जितना कोक परफॉर्म कर रहा है, तो ये दूसरी कंपनीज़ के लिए वीकनेस है। फिर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितना कैपिटल, जितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ उन कोक के पास हैं वो दूसरी पेप्सी के पास या फिर जो और ब्रांड्स हैं उनके पास नहीं होंगी, ठीक है। ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।